इंफोसिस समेत दो बड़ी आईटी कंपनियों ने दी बड़ी खुशखबरी, कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का किया ऐलान। ग्रीन कार्ड का इंतजार करने वालों के लिए बड़ी खबर, अमेरिका देगा 5 साल के लिए रोजगार कार्ड। खुदरा महंगाई दर बढ़ा रही केंद्र, कर्मियों की धड़कनें, सरकार की मंशा पर आखिर सवाल क्यों। सोना और चांदी की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव, आज का सोने चांदी का ताजा भाव हुआ जारी। आईपीओ से जुड़ी धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई, 2 विदेशी नागरिकों समेत 3 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और इंडिया वॉच के बिजनेस वॉच में आप सभी का स्वागत है। स्पाइसजेट एयरलाइन के शेयर में शुक्रवार को करीब 20% की तेजी देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन के पूर्व को फाउंडर राकेश गंगवाल बीएसई लिस्टेड फर्म स्पाइसजेट में जल्द ही हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइन के स्टेक्स खरीदने के लिए राकेश गंगवाल के स्पाइसजेट के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है। इस खबर के सामने आने के बाद से स्पाइसजेट के शेयर में तेजी आई है। आज स्पाइसजेट का शेयर 19% से ज्यादा की तेजी के साथ 43.60 रुपए पर बंद हुआ। स्पाइसजेट एयरलाइन के शेयर में शुक्रवार को करीब 20% की तेजी देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन के पूर्व को फाउंडर राकेश गंगवाल बीएसई लिस्टेड फर्म स्पाइसजेट में जल्द ही हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइन के स्टेक्स खरीदने के लिए राकेश गंगवाल के स्पाइसजेट के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में। इस खबर के सामने आने के बाद से स्पाइसजेट के शेयर में तेजी आई है। आज स्पाइसजेट का शेयर 19% से ज्यादा की तेजी के साथ 43.60 रुपए पर बंद हुआ। वहीं बीते एक महीने में कंपनी का शेयर करीब 13% और पिछले 6 महीने में लगभग 36% चढ़ा है। एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर में करीब 12% की बढ़त देखने को मिली। स्पाइसजेट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.98 हजार करोड़ रुपए है। लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सेशन के दौरान बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखी गई। इस दौरान अमेरिका में महंगाई की चिंता ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। 30 शेयरों का बीएसई सेंसेक्स बेंचमार्क 125 अंकों यानी 0.19% की गिरावट के साथ 66,282 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 43 अंक यानी 0.22% कमजोर होकर 19,751 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में एक्सिस बैंक, इंफोसिस, एसबीआई, विप्रो और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक और नेस्ले के शेयरों में बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल की ओर से स्पाइसजेट में हिस्सेदारी खरीदने की खबरों के बीच स्पाइसजेट के शेयरों में भी 19% का उछाल दिखा। सरकार की ओर से इरकॉन को नवरत्न का दर्जा देने की मंजूरी की खबर के कारण पीएसयू के शेयरों में भी 10% की बढ़त आई। शुक्रवार को रुपए डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की गिरावट के साथ 82.27 रुपए अस्थायी के भाव पर बंद हुआ। ईडी ने हैदराबाद में करोड़ों रुपए के कथित आईपीओ घोटाले से जुड़ी धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें अमेरिका का एक निवासी वनुआतु का एक भारतीय शामिल है। अमेरिका के निवासी पवन कुचाना, वनुआतु गणराज्य के निवासी निर्मल कोटेचा और किशोर तापड़िया को 11 अक्टूबर को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्हें गुरुवार को हैदराबाद में एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसमें उन्हें 25 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 1992 के सेबी अधिनियम के तहत तक्षशिल सॉल्यूशंस लिमिटेड, उसके प्रवर्तकों को और निदेशकों तथा अन्य के खिलाफ 10 रुपए मूल्य के पूरी तरीके से अच्छे खासे शेयरों के आईपीओ के संबंध में
लापरवाही को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शेयरों का इश्यू प्राइस 150 रुपए तय किया गया था और इसके जरिए तक्षशिल ने 80.50 करोड़ रुपए जुटाए थे। एजेंसी ने एक बयान में ये जानकारी दी। पवन कुचार, निर्मल कोटेचा और किशोर तापड़िया ने आईपीओ जारी करने के लिए तक्षशिल सॉल्यूशंस लिमिटेड के राजस्व को बढ़ाने और बाद में आईपीओ से प्राप्त राशि को डाइवर्ट करने के लिए सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध रणनीति तैयार की। ईडी ने कहा कि आईपीओ जारी करने की सुविधा के लिए निर्मल कोटेचा ने तक्षशिल सॉल्यूशंस लिमिटेड को 34.50 करोड़ रुपए के अंतर कॉर्पोरेट जमा यानी कि आईसीडी की व्यवस्था की, जिसके बाद ये पूरा मामला ऐसा चर्चा में आया कि अब ईडी इस मामले पर कार्यवाही कर रही है और इसी के तहत ईडी ने गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 59,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बना रहा। इस दौरान चांदी भी 73,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी के अनुसार शुक्रवार को सोने में तेजी का रुख रहा। विदेशी बाजारों में सोना बढ़त के साथ $1882 प्रति हॉन्स हो गया, जबकि चांदी $82.17 प्रति हॉन्स पर लगभग अपरिवर्तित रही। गांधी ने कहा कि अमेरिका में उम्मीद से अधिक मुद्रास्फीति के आंकड़ों से फेडरल रिजर्व की ओर से इस साल एक बार और ब्याज दरों में बढ़ोतरी किए जाने की आशंका को बल मिला है। शुक्रवार को 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 54,050 रुपए, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 54,150 रुपए और हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 54,000 रुपए ट्रेंड कर रहा है। शुक्रवार को जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 72,600 रुपए, जबकि चेन्नई, मदुरै, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में कीमत 75,000 रुपए। वहीं भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 72,600 रुपए चल रही है। आज के सोना चांदी के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में होने वाली सुनवाई टाल दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई 20 अक्टूबर को करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी आज मामले में फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश करने वाली थी। इस रिपोर्ट पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे अब टाल दिया गया। अब इसके बीच में अडानी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों में से 9 शेयरों में गिरावट देखने को मिल गई। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 2% की गिरावट है। इसके अलावा अडानी, विल्मर पावर, ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन, टोटल गैस, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और एनडीटीवी के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं सिर्फ अडानी पोर्ट्स में मामूली तेजी देखने को आ रही। पिछले महीने अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई थी, जिसमें नई एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने अपने वकील रमेश कुमार मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कमेटी में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाए जिनकी छवि बेदाग हो और जिनका अडानी हिंडनबर्ग मामले से किसी भी तरह से कोई लेना देना ना हो। वित्तीय कानून और शेयर बाजार से जुड़े एक्सपर्ट्स को भी कमेटी में शामिल किया जाए। 24 जनवरी 2023 को अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए थे। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। फिलहाल अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में हिंडनबर्ग अडानी मामले को लेकर के जहां शेयर में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था, फिलहाल अब स्थिति में थोड़ा सा कंट्रोल आया है और जो अब शेयर मार्केट की स्थिति है उसमें अभी भी अडानी ग्रुप्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़े। सिर्फ अडानी पोर्ट्स पर ही बढ़त देखने को मिल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक और एक चीनी नागरिक समेत चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार 4 लोगों की हिरासत 10 दिन बढ़ा दी है।
बढ़ाने की मांग की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने 10 अक्टूबर को आरोपियों को 3 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। चारों आरोपी लावा इंटरनेशनल कंपनी के प्रबंध निदेशक हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंग वेन उर्फ एंड्रयू कुआंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की ताकि उनसे आगे पूछताछ की जा सके। इसमें कहा गया कि उनका 13 गवाहों में से आमना सामना कराया गया और कई उपकरणों से डिजिटल डेटा निकाला गया। बचाव पक्ष के वकील ने एजेंसी की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि ईडी प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन कर रहा है। अदालत हिरासत बढ़ाने के ईडी के आवेदन पर जल्द ही आदेश पारित कर सकती है। चारों आरोपियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में कंपनी और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था और दावा किया था कि उसने चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धन शोधन रैकेट का भांडाफोड़ किया है। ईडी ने तब आरोप लगाया था कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो ने 62,476 करोड़ रुपए अवैध रूप से चीन भेजे थे। हालांकि इस मामले में अभी भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4% महंगाई भत्ता महंगाई राहत मिलने पर अभी भी लोगों को सवाल नजर आ रहे। कर्मियों के बीच दो तरह की चर्चा है। एक तो ये कि इस बार कर्मियों को 3% डीए मिलेगा और दूसरी डीए की दरों में 4% की बढ़ोतरी होगी। कोरोना काल के बाद अभी तक डीए की दरों में 4% की बढ़ोतरी होती रही। कर्मचारी संगठनों के नेताओं का मानना है कि खुदरा महंगाई कम होने की बात कहकर सरकार कर्मियों के डीए पर कैंची चला सकती है। हालांकि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डीए तो 1 जुलाई से मिलना है, यानी जुलाई से पहले का महंगाई ग्राफ इसके कम होने या बढ़ोतरी पर असर डालता है। सितंबर माह के दौरान खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई। ये दर अगस्त महीने के दौरान रही 6.83% से घटकर 5.02% हो गए। सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 6.56% रही, जो अगस्त में 9.94% थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सितंबर महीने की खुदरा महंगाई दर को देखें तो वो क्रमश 5.33% और 4.65% रही। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की बात सुने तो उन्होंने सितंबर से मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद जताई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर तिमाही के 6.6% से घटकर दिसंबर तिमाही में 5.5% पर आ सकती है। मार्च 2024 की तिमाही में इसके घटने की जो पूरी अवधि देखी गई थी वो 5.1 पर आने की उम्मीद के साथ नजर आई थी। वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में खुदरा महंगाई दर 5.2 से 4.0 के बीच रह सकती है। इन सब के चलते सरकारी कर्मियों को ये अंदेशा है कि उनके डीए की दरों में कटौती हो सकती है। संभव है कि अगले सप्ताह नवरात्र के दौरान सरकार डीए बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। पिछले साल केंद्र कैबिनेट ने दिवाली से पहले 28 सितंबर को डीए की दरों में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। गत वर्ष 24 अक्टूबर को दिवाली थी, इसलिए सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में डीए-डीआर की घोषणा की थी। इस बार दिवाली 12 नवंबर की है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी कुमार के मुताबिक इस बार कर्मियों का डीए 42 से बढ़कर 46% हो जाएगा। केंद्र सरकार डीए में 4% की बढ़ोतरी करेगी। जनवरी 2023 से उक्त भत्ते में 4% की वृद्धि हुई थी। मौजूदा समय में महंगाई भत्ता 42% की दर से मिल रहा है। अब जुलाई 2023 से बढ़ने वाले भत्ते में 4% की वृद्धि संभावित है, लेकिन अभी भी लोगों को इसको लेकर के सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं खुदरा महंगाई से राहत देने के चक्कर में उनके भत्ते पर इस बार रोक लग जाए। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों समेत कुछ गैर आवश्यक श्रेणियों को 5 साल के लिए रोजगार प्राधिकार कार्ड उपलब्ध कराएगा। अमेरिकी नागरिकता और एवजन सेवा ने कहा है कि वो कुछ गैर नागरिकों के लिए प्रारंभिक और नवीकरण आईडी के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों की अधिकतम वैधता अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर रहा है।
संघीय एजेंसी ने कहा कि इनमें शरण या निष्कासन रोकने INA 245 के तहत स्थिति का समायोजन और निर्वासन या निष्कासन को रद्द करने के लिए आवेदन शामिल है। अधिकतम ID वैधता अवधि को बढ़ाकर 5 साल करने के उद्देश्य अगले कई वर्षों में नवीकरण ID के लिए प्राप्त होने वाले नए फॉर्म I-765 रोजगार प्राधिकरण के लिए आवेदन की संख्या को कम करना है। ये संबंधित प्रसंस्करण समय और बैकलॉग को कम करने का प्रयास है। ग्रीन कार्ड का इंतजार करने वाले लोगों के लिए इसे एक बड़ी खबर भी मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका 5 साल के लिए लोगों को रोजगार कार्ड देगा। हालांकि ग्रीन कार्ड और रोजगार कार्ड के बीच में अभी भी लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। वैश्विक मांग कमजोर होने के कारण चीन के निर्यात और आयात में लगातार 5वें महीने सितंबर में 6.2% की गिरावट दर्ज की गई। AP के अनुसार चीन के निर्यात और आयात दोनों में सितंबर में एक साल पहले की तुलना में गिरावट आई। हालांकि वैश्विक मांग के सुस्त रहने के बावजूद गिरावट की गति धीमी है। शुक्रवार को जारी सीमा शुल्क आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर में निर्यात लगातार 5वें महीने 6.2% घटकर $299.13 अरब रह गया। आयात भी 6.2% घटकर $221.43 अरब रह गया। चीन ने $77.71 अरब का व्यापार अधिशेष दर्ज किया, जो अगस्त में 68.36 अरब था। सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन के प्रवक्ता लू डालियांग ने शुक्रवार को बीजिंग में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था की वसूली की अस्थिर गति चीन के निर्यात के सामने बड़ी चुनौती थी। हाल के महीनों में नेताओं की ओर से पूरी तरीके से विभिन्न नीतिगत समर्थन उपयोगों को लागू करने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में धीमी गति से गिरावट आई है। हालांकि प्रॉपर्टी सेक्टर अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। बिक्री में गिरावट आई है और डेवलपर्स अपने भारतीय ऋण को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश की 2 बड़ी IT कंपनी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने जा रही। इंफोसिस और HCL टेक्नोलॉजी ने कर्मचारियों के वेतन में इजाफे का ऐलान किया। वहीं देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इंफोसिस नवंबर से कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करेगी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नीलांजन राय ने कहा कि 1 नवंबर से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर कर्मचारियों को 85% तक वेरिएबल अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। अधिकारी बयान में कहा गया है कि नोएडा हेडक्वार्टर IT सर्विस कंपनी HCL टेक 10,000 फ्रेशर को हायर करेगी। कंपनी जुलाई में सीनियर मैनेजमेंट से ऊपर और इससे ऊपर पहले अप्रैल में सीनियर मैनेजमेंट के नीचे के कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करती थी। कंपनी के सैलरी बढ़ोतरी में ऐलान को लेकर देरी हुई है। बता दें कि इंफोसिस ने वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही का रिजल्ट जारी किया। इंफोसिस ने सालाना आधार पर 3.17% की बढ़ोतरी दर्ज की है और 6,212 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। हालांकि अगर इंफोसिस और HCL अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देते हैं तो ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान भी होगा। उम्मीद की जा रही है कि 1 नवंबर से अब कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी उन्हें मिल जाएगी। वेतन में इजाफा करती थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जुलाई के वक्त ही HCL कंपनी द्वारा और इंफोसिस द्वारा अपने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाता था, लेकिन इस साल देरी हो गई। इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया और उसके बाद ये घोषणा कर दी गई है कि इंफोसिस समेत HCL के अपने कर्मचारियों की सैलरी को अब बढ़ाएगा। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।